बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम किसी एक विशेषज्ञ को बुलवाकर और किसी विशेष मुद्दे पर बात करते हैं। आज का मुद्दा है कांग्रेस का बढ़ता हुआ ग्राफ। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने जिस शख्सियत को आपकी अदालत में पेश किया है वो शख्स किसी परिचय का मोहताज नहीं। राजस्थान का कोई ही हिस्सा हो जहां धर्मेंद्र राठौड़ को न जाना जाता हो। धर्मेंद्र राठौड़ अशोक गहलोत के ज़माने में उनके अनुमान के नाम से फेमस थे। आप बीज निगम के अध्यक्ष रहे, आरटीडीसी के भी अध्यक्ष रहे, और सबसे बड़ी बात उनकी ये रही कि वो कांग्रेस की पकड़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए और जनता को राजनीति से अलग रखते हुए और अपने प्रशासन से जोड़ते हुए अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनसे जोड़ने का काम करते थे। उन्होंने एक मजबूत संवाद पुल बनाया और आज हमारी अदालत में पेश है। मैं आपका स्वागत करता हूं धर्मेंद्र जी, आप आए और आपने बेशकीमती समय निकाला। नमस्कार। सवालों के जरिए अगर बात की जाए तो कश्मीर और हरियाणा के चुनाव सर पर हैं। 8 तारीख को उनका चुनाव परिणाम आने वाले, एग्जिट पोल हो चुका है। आप इन दोनों राज्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तो एग्जिट पोल ने तो साफ स्थिति कर ही दी है जी। मुझे भी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जब से उनको वहाँ सीनियर ऑब्जर्वर लगाया जी, तो हरियाणा जाने का, प्रचार करने का पार्टी का मौका लगा। जी, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे जहां आप बहुत सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे और आप जगह जगह जाकर और अब बड़ी अच्छी भीड़ के अंदर आप सब लोगों को गाइड कर रहे थे। जी। तो मुझे जिन जिन इलाकों में मैं गया जी, उन इलाकों में हमने नुक्कड़ सभाएं भी की, हमने पब्लिक मीटिंग भी की और रुके, कहीं चाय की दुकान पे रुके, यानी आम आदमी से जब हमने बिना परिचय की जी, जब ये वहाँ की पड़ताल की तो वहाँ चारों तरफ एक ही जैसे कांग्रेस की लहर चल रही हो ऐसा हमें फीलिंग हुई जी। और मैंने उस वक्त भी, अब तो एग्जिट पोल तो कल आए हैं जी, मैं जब प्रचार से 2 तारीख को शाम को वापस जयपुर पहुंचा तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी कहा कि साहब इस बार तो राजस्थान से, जैसे राजस्थान में एक जमाने में 156 सीटें आई थी 98 से 2003 में जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने और अशोक गहलोत जी उस वक्त पार्टी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो 156 एमएलए कांग्रेस के जीत के आए थे, यानी राजस्थान में ऐसा कभी मैंडेट नहीं हुआ। ऐसा बहुमत आने की हरियाणा में चांसेस है। मैंने कहा कि 90 में से 60 से ऊपर सीट जी, अगर 70 तक पहुंच जाए तो कोई ताजुब नहीं होना चाहिए जी। इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो इसके पीछे कारण क्या बताएंगे? इसके पीछे वहां का जो किसान है जी, वो बहुत ज्यादा उद्वेलित था। मोदी जी की जिस ढंग से एमएसपी को लेके नाराजगियां हुई, किसानों का जो आंदोलन में जिस ढंग से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन पे, यानी उनकी मांगे मानना तो दूर की बात है, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान पर भी हमला किया जी, वो एक बहुत बड़ा कारण था। वहां की जो बेटियां थी, जो पहलवान थी, उनके साथ में जिस ढंग का व्यवहार हुआ, बर्ताव हुआ जी, बल्कि दुर्व्यवहार हुआ, उन्होंने अपने जो पुरस्कार मिले, मेडल मिले, वो तक भी लौटा दिए। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। और राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश में घूम के 2 यात्राएं, जो बड़ी यात्राएं की, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा में जो जिस ढंग से दलितों का एक भावना थी और संविधान से छेड़खानी ये सरकार कर सकती है या करने जा रही है या कर रही है कई जगह, इस बात को जगह संविधान की कॉपी लेके वो हर जगह सभाओं में गए और जो दलित वोटर था वो लामबंद होके हरियाणा में वो कांग्रेस की पार्टी की तरफ आया। तो किसान, युवा, खिलाड़ी, दलित और हर जो तबका जो गरीब था जी, वो तबका वहां हमने देखा कि पिछली बार 2 चुनावों का भी हमें जो अनुभव है वहां का कि वहां जाट गैर जाट चुनाव बनाया गया। इस बार भी कोशिश हुई कि जाट गैर जाट चुनाव बनाया जाए, लेकिन इस बार वहां में जो अहिरवाल की जो पट्टी है, जो खासतौर से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो इलाका है जो अहिरवाल क्षेत्र बोला जाता है, वहां पे भी क्लीन स्वीप, यानी 23 सीटों में से वहां ज्यादातर सीटें, यानी मेजोरिटी में सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है जी। तो इस बार जो ये जो इनकी जो राजनीति है
भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति है, जातियों को आपस में जातियों से लड़ाने की राजनीति है, धर्म को धर्म से लड़ाने की, वो पूरी तरह से एक्सपोज होगी। और यही कारण मैं मानता हूं कि, और फिर जब भूपेंद्र हुड्डा वहां मुख्यमंत्री रहे उस वक्त, और जिस ढंग का डेवलपमेंट हुआ, आप कांग्रेस की सरकार चाहे राजस्थान में रही हो, हरियाणा में रही हो, दिल्ली में रही हो, और चाहे भारत में रही हो, उनको मैं ये कह सकता हूं कि गवर्नेंस करना आता है जी। और ये बात आप भी मानोगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें जहां जहां भी रहती है वो नीचे धरातल पे काम करती है जी। आज राजस्थान में आप देख रहे हो कि सरकार बड़े यहाँ 2 महीने से ज्यादा हो गई है। अभी कल परसों ही मैं एक स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है श्रीमान जो मदन राठौड़ जी हैं, उनका स्टेटमेंट ये था कि हमारे 10 महीने में 50% चुनाव के वादे जो हैं, घोषणा पत्र के जो वादे वो पूरे हो गए। मैंने लिखा भी है फेसबुक पे कि जब 50% हो गए आपके 10 महीने में, तो फिर बाकी 50% तो हो जाएंगे आपके साल 1.5 साल में, 1.5 साल में हो जाएंगे। तो फिर 3.5 साल में कितनी हंसी की बात है, फिर 3.5 साल क्या करेंगे? कम से कम ये बताएं तो सही। तो कहने का मतलब है कि सारी बातें इनकी लफाजी साबित हो रही है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि हरियाणा के चुनाव पर ही बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वहाँ बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा वो किसके चेहरे पर लड़ा, किसकी गारंटी पर लड़ा, किन राजनेताओं की छवि यहाँ काम आई, कौन से स्टार प्रचारक भाजपा के ऐसे थे जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की, और वो जीत के प्रति आश्वस्त हैं क्यों? नहीं, आश्वस्त नहीं, वो बौखलाए हुए हैं। मैं तो देखा था कि बीजेपी के नेताओं का जो कॉन्फिडेंस है वो खुद ही डगमगा रहा था। इन्होंने जो बातें, अब बीजेपी के अभी मुख्यमंत्री बदल दिए उन्होंने, मुख्यमंत्री हैं तो उनका कोई वहां ऐसा हमें लगा नहीं कि कोई अथॉरिटी है। वो सबको पता था कि दिल्ली से जो पर्ची आएगी वो ही ये मुख्यमंत्री करने वाले। खट्टर साहब जैसे बनाए गए थे तब भी ये बातें वहां उठ रही थी। वहां मतलब कोई तालमेल मंत्रिमंडल में, मुख्यमंत्री में, वहां के अधिकारियों में ऐसा हमें लगा नहीं। तो जनता ये जान गई कि भाई अब तो ये जो शासन है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हालांकि इन्होंने वही हथकंडे इनकम टैक्स के, ईडी के छापे पटवाने की, हमारे चौधरी जो रावधान सिंह जी हैं उनके ऊपर भी ये कार्रवाई करने की कोशिश की, और कई नेताओं को डराया धमकाया भी गया। लेकिन अब इस बात से जनता समझ गई, नेता भी समझ गए। मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि केवल बीजेपी के नेताओं के अलावा ये जो विपक्ष के नेता है चुन को उनको ही निशाने पे क्यों लेते हैं? कोई इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी तो कोई नेता करप्ट होगा, या कोई नेता उसमें भी ऐसा होगा जो इनकम टैक्स के रडार पे आए, या ईडी के रडार पे आए, या सीबीआई के रडार पे। आज तक आप बताइए चतुर्वेदी जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरी जानकारी में एक भी नहीं है, आपकी में कोई जानकारी है तो बताओ कि किसी बीजेपी के नेता के घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई हो। इवन जो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, कांग्रेस के अलावा भी विपक्ष के जो लोग हैं, तोड़ के अजीत पवार जी के ऊपर ये खुद आरोप लगाते थे जी। फिर अजीत पवार जी इनकी पार्टी में आ गए या इनकी पार्टी से समझौता कर लिया तो उन्होंने क्लीन चिट मिल गई, और उस पद और मिल गया उनको जी। ऐसे ही मतलब शिंदे जो सीएम बने, जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ के वहां भी ऐसा किया। यानी ऐसे देश में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि अब इन सब हरकतों से, इन सब करतूतों से देश की जनता जान गई है। उनको चाहिए जो मूल जो समस्या है, बेरोजगारी कैसे मिटे जी, मूल समस्या है कि हमारी जो महंगाई है ये कम कैसे हो, आम आदमी का जीवन यापन सुगम कैसे हो जी। अभी आप देखिए कितना बड़ा आरोप लग रहा है, जो ये इन पे जो चंदा लिया इन्होंने, जिस ढंग से बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, इन पे सीधे आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी किस ढंग से वो एसबीआई को मतलब एक तरह से वार्न करके और वो नाम लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियर से ही वो डिटेल आ पाई है सीतारमन जी। लेकिन अभी तक ये नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री जी कि इलेक्ट्रोल बोर्ड में घोटाला है कि नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार इलेक्ट्रोल बोर्ड की बात उठा रहे हैं। अडानी अंबानी को वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी बताएंगे भाई क्या रिश्ता है उनका, और उस शादी में जा रहे हैं। आप देख रहे हो ये सारी बातें देश की जनता अच्छे से जान गई है। अब बुनियादी मुद्दों पर इनको आना पड़ेगा और नहीं इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी जी। अब ये तो हुआ हरियाणा का, अब अपन जरा कश्मीर पर चलते हैं।
कश्मीर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके की रणनीति है और किस तरीके का काम वहाँ चल रहा है, और आपको कांग्रेस की जीत के जो आसार नजर आ रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? देखिए साहब, ये राज्यों को तोड़ना, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाए, ये तो हम समझ में आती है। ये राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं और वापस फिर उसको मतलब चुनाव नहीं कराते हैं, वहां तानाशाही करते हैं। तो इस तानाशाही से जनता वहां तंग हो गई और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड का स्टेटस जो है वो बहाल करेंगे। और जो वहां की जनता जिस ढंग से त्रस्त है, वहां भी महंगाई है, वहां भी बेरोजगारी है, वहां और कैसे पर्यटन बढ़े। यानी मैंने कहा ना कि अब देश जो बुनियादी मुद्दे हैं, असल जो पेट से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको समाधान करने की ये बात नहीं करते हैं। ये केवल भावनात्मक बात, हिंदू मुस्लिम, इस बात को फैला फैला के कब तक अब लोग है ना, वो मतलब पेट की आग शांत कब हो, उस पे कभी इन्होंने बहस नहीं की, कभी उस पे इन्होंने सॉल्यूशन नहीं किया। इस नाते मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों की मेजोरिटी में सरकार बनेगी। और अब आने वाले आप चुनाव देखते रहना, महाराष्ट्र के भी आएंगे, राजस्थान में भी 7 बाई इलेक्शन है, आपके सामने आएंगे। एक भी सीट राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, ये मेरा दावा है। जी, तो आपके दावे तो उस समय भी थे जब आप विधानसभा के इलेक्शन कर रहे थे, और अजमेर में भी आपने दावा किया था कि अपने जो रामचंद्र चौधरी हैं वो दावे के साथ जीतेंगे, तब वो नहीं जीते। तो आपका दावा कहीं इस बार फेल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखो राजनीति में वैसे तो कैलकुलेशन ही होता है, एक अंदाजा ही होता है, कभी भी लफाजी करने का हमारा काम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो राजस्थान की जनता में बदलाव के बाद जैसे सरकार बनी, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, किस प्रकार दिल्ली से पर्ची आई, कैसे वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में आज 10 महीने की उनकी जो गवर्नेंस है, उनकी जो मूल्यांकन, आप न्यूट्रल आदमी, इवन बीजेपी के नेताओं में भी आपस में जो कलह जो है वो आपके सामने है। कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है जिससे आप कह सको कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार ने ये काम गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, कोई रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए कोई ऐसा रोड मैप नहीं किया है। लेकिन राठौर साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी कि भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो एक दिन जयपुर में नहीं ठहरते और वो जगह जगह घूम घूम कर सारी समस्याओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। कहाँ आप देखिएगा कि रोज निकल जाते हैं और चले जाते हैं, तो इसका मतलब वो जनता के बीच जा तो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सवाल है। हाँ, कि वो जनता के बीच जा रहे हैं, वो परिचय करने के लिए, परिचय कराने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि उनका सरकार के, उनके मंत्रिमंडल पे कितनी पकड़ है जी, और जनता के जो मुद्दे हैं उनको वो कितना सीरियसली लेके वो कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में क्या मैसेज है उनका, ये आप कोई हमसे अछूता नहीं है। नहीं, ठीक है राठौर साहब, आपके टाइम के अंदर आप जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे राजस्थान के, तो उनको गहलोत जी से जोड़ने और जनता से जोड़ने का काम मैं समझता हूँ आपसे ज़्यादा बेहतर किसी ने किया नहीं था, और आप इस बात में पारंगत हैं। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बदले हुए परिवेश के अंदर जो जिस तरीके की राजनीति की जा रही है और अधिकारियों का राज चल रहा है, राजनेता, विधायक, मंत्री, इनकी कुछ चल नहीं रही, और इसकी वजह से ही किरोड़ी लाल मीणा जैसा एक महान नेता इनके यहाँ और एक जोकर का मना लिया गया है, जिसने इस्तीफा देने के बाद में वो आज तक उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस सारी परिस्थितियों के बारे में? अब आज तक न किरोड़ी लाल जी स्थिति को स्पष्ट कर पाए हैं जी, कि कभी तो वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की बात कहते हैं जी, फिर वो ही कैबिनेट की बैठक में भी जाते हैं, कभी वो सरकारी गाड़ी को उपयोग नहीं करते हैं, कभी वो सरकारी गाड़ी का उपयोग करते हैं, कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वो मंत्री हैं, कभी मतलब जो गृह राज्य मंत्री कहते हैं वो मंत्री हैं। तो ये स्थिति ऐसी हमने तो कभी, इतने बड़े हमारी भी एज हो गई, आप भी, ऐसा अनिर्णय मतलब ये पता ही नहीं पड़ रहा है, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात मैं इस बात का जानना चाहूँगा कि किरोड़ी लाल जी जो हैं वो जनता से जुड़े मुद्दों को ला रहे हैं और वो इस बात की चिंता नहीं कर रहे कि वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है या फेवर में जा रहा है। वो बाकायदा कभी पेपर लीक के मामले में लाते हैं और ऐसे एटम बम छोड़ते हैं कि कभी कुछ और कभी कुछ। तो आप उनकी इस सच्चाई के प्रति क्या कहेंगे? नहीं, ये तो उनके जो मुख्यमंत्री हैं जी, उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जी। भाई अब तो सरकार उनकी है, किरोड़ी लाल जी खुद कैबिनेट का हिस्सा है जी। अब वो मांग किससे कर रहे हैं? वो अब जनता से कर रहे हैं
अब आरोप वो लगा किस पे रहे, उनकी सरकार पे लगा रहे जी। उनके मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए या फिर उनको संतुष्ट करना चाहिए। ये स्थिति ऐसी कभी हमने तो कभी देखी नहीं। वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, हमारे सारे कांग्रेस पार्टी के सारी जनता इस बात से आश्चर्यचकित है कि आज तक उनके बयानों के बारे में मुख्यमंत्री जी का कोई बयान आज तक नहीं आया जी, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है जी। और भी आप देख लो कि अभी जितने आरोप प्रत्यारोप उनके कई, अभी प्रेमचंद जी बैरवा की जो लड़के के ऊपर किस ढंग से उन पे लगे, अभी चालान कटा है जी, यातायात विभाग में चालान काटा है, हमने भी वो परिवहन विभाग ने देखा है 7,000 रुपए का जो चालान कटा है। तो ये सारी परिस्थितियां जो बनी है जी, ये परिस्थितियां मतलब बहुत ही, इसको ये कह सकते हैं ऐसी परिस्थितियां राजस्थान में कभी नहीं रही है। जी जी। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि 7 जो बाई इलेक्शन है जी, ये सर पे है। ये चुनाव तो अभी नवंबर तक इनको कराने ही पड़ेंगे। जी जी, बिल्कुल सही। तो आप बताइए फिर कैसे जनता में इनका जो जनता में इनके प्रति क्या रुख रहेगा। तो वो दिख रहा है हमें कि 7 की 7 सीट कांग्रेस और उसके सहयोगी दल गठबंधन जीतेगी। बीजेपी का जो रिजल्ट रहेगा 7 में वो शून्य रहेगा। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि आजकल राजन गुड़ा क्या कर रहे हैं? वो भी अपना काम कर रहे हैं। वो भी मैं सुन रहे हैं भाई वो भी चुनाव लड़ने की कहीं तैयारी कर रहे हैं, धूमधाम से कर रहे हैं। अच्छा, उनकी उस लाल डायरी का क्या हुआ? अभी तो कभी उससे पूछ रहा। सरकार भी अब तो उनकी, अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई जी। मतलब दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, यहाँ वो मोदी जी तो अपने भाषणों के अंदर जगह जगह लाल डायरी का जिक्र कर रहे थे। जब वो धर्मेंद्र राठौड़ की शक्ल भी नहीं जानते होंगे, उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, लाल डायरी को वो जानते थे और उन्होंने विभिन्न मंचों से लाल डायरी का उपयोग किया। गुड़ा साहब ने कहा कि वो लाल डायरी के पन्ने मेरे पास हैं, ये है वो है। आज तक लाल डायरी सामने नहीं आई। देख लो साहब चतुर्वेदी जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हो, कितने बातें जो हवा में तैर रही है उन्होंने जो कही है जी, कितने आरोप झूठे और निराधार लगाना इनको आता है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में जी, किस ढंग से इन्होंने प्रचारित किया कि 5 लाख तो दे दिए हैं, 5 लाख राजस्थान की सरकार ने 5 लाख रुपए दिए हैं कन्हैयालाल के जो हत्यारे हैं, कन्हैयालाल की जो हत्या हुई तो कन्हैयालाल के परिवार को तो दिए केवल 5 लाख। और जो जयपुर में जो हत्या हुई वो मतलब मुस्लिम थे, उनको 50 लाख। इसका कितना बड़ा प्रचार किया आप उसके वो हो, जबकि 50 लाख रुपए कन्हैयालाल जी के जो परिवार को न केवल 50 लाख दिए बल्कि 2 फैमिली के लोगों को नौकरी भी दी। बोलिए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने पूरी तरह से इसी बात को राजस्थान में यानी जनता को भ्रमित किया जी। इसी ढंग से ये लाल डायरी के लेके न कोई लाल डायरी थी, न कोई पीली डायरी थी, काली डायरी थी जी। जो विधानसभा चुनाव से पहले आप आरोप लगा रहे हो, फिर लोकसभा चुनाव में वो कहाँ गए? अब इनकी सरकार है। तो कहने का मतलब साहब ये सब बातें जनता में पूरी तरह से उजागर होगी जी। इनके पास कोई मतलब तथ्य नहीं है सिवाय इसके ये जो बेसिक मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इस पर ध्यान हटाने के लिए और कैसे न कैसे जनता को बरगला के वोट लेने के लिए, वोट लेने के बाद में फिर कोई काम नहीं करते। अब आप 10 महीने हो गए हैं, सरकार के खुद के मंत्री जब इन पे आरोप खुद पे लगा रहे हैं जी, अब इसमें कांग्रेस की गलती है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा और अंतिम सवाल है ये मेरा आपसे कि कांग्रेस की अंतर्कलह पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समझौता हो गया है अशोक गहलोत और उसमें सचिन पायलट में, या वही चल रहा है? क्योंकि मैं ये अजमेर में ये देख रहा हूँ कि अजमेर में बाकायदा जनता अपना कांग्रेस जो है वो अभी भी 2 दड़ों में बटी हुई है। वहाँ सचिन का आदमी है और ये आदमी गहलोत का है। ये 2 दड़ों में अभी भी बटी हुई है। तो इस पूरे राजस्थान के अंदर क्या चल रहा है और इसके सहारे से आप कैसे इलेक्शन जीत जाएंगे? देखिए साहब, अभी तो चुनाव होने में विधानसभा का बहुत टाइम है जी। आप ये देखो अंतर्कलह की बात अगर देखोगे तो आप भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह अजमेर जिले में आप मेजर कर लो जी। आप माप लो कि कांग्रेस की अंतर्कलह कितनी प्रतिशत है और बीजेपी की अंतर्कलह कितनी प्रतिशत है। वो तो सत्ता में है भी, हम तो विपक्ष में हैं,
हम तो मिलके अभी टाइम है, कोई छोटी मोटी अगर बात भी होगी नहीं, पर हम बैठेंगे। पर ये सवाल तो सत्ता से चला रहा है, जब आप सत्ता में थे तब भी यही हाल था। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई भारतीय जनता पार्टी में अब चल रहा है ये अजमेर उत्तर है, ये अजमेर दक्षिण है, ये मैं आपको वही निवेदन कर रहा हूं कि जो कमियां जो गलतियां हमारी रही जी, उन गलतियों को हम सबक लेके उनको आगे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और बैठेंगे, सुलझाएंगे उन मुद्दों को। लेकिन आप अजमेर में हो, अजमेर के बीजेपी के नेताओं की अंतर्कलह कितनी खुल के आ रही है। जी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ये आप असेस कर लो, मेजर कर लो, और ओपन आ रही है। ये भी नहीं है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो न केवल सोशल मीडिया से बल्कि मीडिया में आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जी। और ये केवल अजमेर में नहीं है, ऐसे पूरे राजस्थान की स्थिति है। आप खुद ही कह रहे हो कि किरोड़ी लाल जी मीणा खुद की सरकार पे कोई कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जी, मुख्यमंत्री जी कोई सवाल कोई जवाब नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक। बहुत से एमएलए यहाँ अजमेर के भी देख लो और बाहर के भी एमएलए, अभी लालसोट के जो माननीय विधायक थे उन्होंने जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं यूडीएस मिनिस्टर जाबर सिंह जी खर्रा पे कैसा उन्होंने मतलब आरोप लगा दिया। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से लोग हैं राजस्थान में। चलिए अब मैं एक छोटा सा सवाल मजे लेने के लिए पूछ लेता हूँ कि राठौड़ साहब, ये जग जाहिर है कि धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर की सियासत को कांग्रेस की सियासत को एक पटरी पर लाने के लिए अगर कोई व्यक्ति है जो ला सकता है वो आप हैं। लेकिन जब से आपको टिकट नहीं मिली उसके बाद में जितना आप आया करते थे, जाया करते थे, आपने ऑफिस बना लिया था यहाँ और बाकायदा विधिवत ऐसा काम चल रहा था कि धर्मेंद्र बाबा की जय हो रही थी। तो राठौड़ बाबा, आप ये कृपा इस अजमेर पे क्यों नहीं करते हो कि एक बार अजमेर के पूरे डिस्ट्रिक्ट को की कांग्रेस को एक जाजम पर बिछाकर ले आओ, चाहे ऊपर कितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हो, आप कर सकते हो ये काम। इसलिए आपसे उम्मीद भी है लोगों को। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब कहते थे कि धर्मेंद्र अगर राठौड़ होते तो इलेक्शन भी जीत जाते। अब भी कहते हैं लोग बात, और ये भी कहते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ अगर यहाँ आकर अपना कार्य क्षेत्र बना लें तो पुष्कर, अजमेर, नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर, इस सब जगह कांग्रेस को एक प्राणवायु मिल सकती है। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो और मेरा मतलब ये मेरी इच्छा भी है जी, इच्छा भी है। मैं इस ओर काम कर भी रहा हूँ जी कि कहीं मेरे से भी कोई हार्ट है लीड। देखिए, पार्टी में अपना अपना दावा भी सब करते हैं जी, टिकट के लिए दावेदारियां भी सब होती है जी। दावेदारी मेरी भी पिछली बार थी। मैंने आप देखा होगा कि टिकट मुझे नहीं मिला, उसके बाद भी मैं सक्रिय, ये आप नहीं कह सकते कि मैं सक्रिय कम हूं। सक्रिय में विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा में आपने देखा मैं पूरा पार्टी का प्रचार किया जी। अभी भी मैं बराबर अजमेर आ रहा हूं, जा रहा हूं जी। और अभी जबकि चुनाव तो पड़े 5 साल है चुनाव में, मतलब मैं भी अगर चाहूं तो मैं भी और नेताओं की तरह जयपुर बैठ के आराम कर सकता हूं। और उस वक्त जब टिकट की दौड़ शुरू होती है, जो लास्ट साल होती है, उस वक्त लोग टिकटों की दौड़ लगाते हैं। लेकिन मेरी मंशा है कि अजमेर जिला जो है ये कोई जमाने में कांग्रेस का मजबूत स्तंभ हुआ करता था जी। और यहाँ ये बात सही है कि अभी बहुत से नेता आपस में लड़े हुए हैं या आपस में बनती है, किसी से कम बनती है, किसी से ज्यादा बनती है। हमारा प्रयास होगा कि कोई मेरे से भी नाराज है, मैं उनके भी घर जाऊंगा और हम बैठेंगे। एक दिन आएगा और आपको जरूर हम न्योता देंगे कि हम सब एक जाजम पे बैठ के, और मुझे उस दिन सबसे बड़ी खुशी होगी कि अजमेर की कांग्रेस एक जाजम पे बैठे और जाजम पे बैठ के, और हम जब नगर निगम के चुनाव आए तो हम हमारा कोशिश हो कि नगर निगम में बोर्ड हमारा कांग्रेस का बने। जब पंचायत के चुनाव आए तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रधान, जिला प्रमुख हमारा बनाए। जब विधानसभा का चुनाव आए तो आज 8 में से केवल 1 एमएलए कांग्रेस का है, 7 सीट हम हारे हुए हैं। आज हम जिला प्रमुख नहीं, हमारे प्रधान नहीं है, हमारा नगर निगम नहीं है, हमारे एमएलए केवल 1 है, एमपी हम हार गए हैं। और लगातार पिछले आप देख रहे हो कि 25 साल होने को आते हैं, 20 साल से ज्यादा कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है कि अजमेर उत्तर और दक्षिण से मतलब हमारी पार्टी खाता नहीं खोल पा रही है जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ कमियां हमारे में हैं। हम बैठेंगे और आपस में सब भाई भाई हैं जी, आपस में अपना अपना दावा उनका रहे, लेकिन हम बैठ के कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम होता है वो बनाएंगे और एकजुटता के साथ अब आने वाले समय कांग्रेस एकजुट होगी। तो दोस्तों, ये थे धर्मेंद्र राठौड़, जिन्होंने बहुत शालीन और आक्रामक शब्दों के अंदर यह कहा कि कांग्रेस की वापसी तय है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे राजस्थान के उपचुनाव हों। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कमी भी बताई
और यह भी स्वीकारा कि कांग्रेस के नेताओं की भी कुछ कमियां रहीं जिनकी वजह से आज ये स्थिति हुई। वो कांग्रेस को वापस से मजबूत बनाने के लिए संकल्पित हैं। उनके संकल्पों को पंख लगे। इसी दुआ के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। धन्यवाद।